मुझे सब पता है तू क्या करना चाहता है। अरे अम्मी, क्या गलत कह दिया हमने? एक बात बताओ, अच्छा खासा लड़का है वो, खुद की चक्की है उसकी, खुश रखेगा हमारी रुपैया को, देख लेना। बहन की खुशी की इतनी फिक्र होती तो 50 साल के बुढ़े का रिश्ता न लेकर आता तू। अभी उसकी अम्मी जिंदा है उसका ख्याल रखने के लिए। अरे तो कब तक जिंदा? अरे अम्मी, समझने की कोशिश करो, घर के हालत पता है ना क्या है हमारे, देख नहीं सकती है वो, कोई लड़कों की लाइन नहीं लगने वाली यहाँ पे उसके लिए। देखना मैं उसका निकाह ना। भाईजान, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं कभी भी आप पर या भाभी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। रुबैया, तू तो मेरी जान है, बोझ थोड़ी ना। ऐसे जबरदस्ती निकाह नहीं करवाऊंगी मैं। देखना मेरी गुड़िया का निकाह नेक, ईमानदार, फरमाबरदार लड़के से करवाऊंगी मैं। हाँ अम्मी, क्यों नहीं? एक लड़की जो देख नहीं सकती, जो हूर की परी है, उसके लिए करोड़ों की गाड़ी में आएगा ना लड़का निकाह पढ़ने के लिए। अम्मी, ये ख्वाब है तुम्हारा, ख्वाब ही रहने दो। वो ना अल्लाह देखेगा, तू अपना काम कर। आ बेटा आ। अरे होने वाले साले साहब, मसला कहां तक पहुंचा? अमर भाई, बात ऐसी है कि अम्मी और रुबैया से बात की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। 50 साल के बुड्ढे के साथ तुम्हारी बहन का रिश्ता कैसे हो सकता है? यही ना? ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया यूनुस। आमिर भाई, ऐसा है कि आप खामखामे नाराज हो रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जितनी कर सकता था। मैं अपनी बहन के साथ आपका जबरदस्ती निकाह नहीं पढ़वा सकता। चलता हूं मैं। अरे हमसे क्या शर्माना, हमारी दुल्हन बन के ही तो आ रही हो। तुम्हारे भाई यूनुस से बात हो गई है। गुलरेज, कितना सुनना पड़ा हमको तुम्हारी वजह से, पता है? तो ऐसा काम करता ही क्यों है कि सुनना पड़े। गुलरेज, आ गई बुढ़िया। ए गुलरेज। अरे खानम, आओ आओ। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। आराम से आराम से। खबर ही ऐसी थी कि अपने आप को रोक नहीं पाई। क्यों? रुबैया को फिर से शादी में गवाना है क्या? अरे गवाएंगे क्यों, हम सब मिलकर गाएंगे। ऐसा रिश्ता लेकर आई हूँ कि मना ही नहीं कर पाओगे तुम लोग। लड़का कौन है, क्या करता है और रिश्ता कहाँ से आया है वो तो बोलो खानम। अरे हजरतगंज के बहुत अमीर खानदानी लोग हैं। हाँ? उनका छोटा बेटा है सैयद, 35 साल का। पिछले साल उसकी बीवी का इंतकाल हो गया किसी बीमारी की वजह से। खैर, बड़ी मुश्किल से वो फिर से शादी के लिए माना है। और मैंने अपनी रुबैया के बारे में सब बता दिया है कि बचपन में एक हादसे में उसकी आंखें चली गई है। उन्हें कोई एतराज तो नहीं है ना कि रुबैया देख नहीं सकती? ना ना मेरी जान, उन लोगों को कोई इतराज नहीं है। रुबैया बेटा, अल्लाह ने मेरी सुन ली। सैयद अमीन इब्न तौफीक अमीन, आपका निकाह रुबैया शेख बिनते फैज शेख से टिक्का राइजुल वक्त 51,000 में तय पाया है। क्या आपको कबूल है? जी कबूल है। भाई कबूल है, मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। रुबैया शेख बिनते फैज, आपका निकाह सैयद अमीन इब्न तौफीक अमीन से सिक्का राइजुल वक्त 51,000 में तय पाया है।
क्या आपको कबूल है? जी कबूल। भाई कबूल है, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्या कर रही हो? अभी टकराती। वो मैं इस कमरे की चीजों को पहचानने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आगे जाके ठोकर ना लगे। आओ बैठो। फंक्शन वगैरह से ना बहुत थक गए हो, नींद भी बहुत आ रही है। तुम्हें अगर फ्रेशन अप होना है तो तुम हो जाओ। हाँ? आपसे एक बात पूछूं? आपको सच में कोई एतराज तो नहीं है ना कि मुझे दिखाई नहीं देता? बिल्कुल सपनों की जैसी शादी थी हमारी। यकीन ही नहीं होता था कि ख्वाब है या हकीकत। बस सब कुछ हकीकत ही था। रुबैया, तुम शादी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। हमीदा अम्मी हमें बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने कभी इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया कि हम देख नहीं सकते कि हम लाचार हैं। शाजिया भाभी जो दुलार हमें देती थी, वैसा तो कभी हमें अपनी सगी भाभी से भी नहीं मिला। अब्बू और जमील भाईजान वैसे तो हमसे ज्यादा बात नहीं करते, पर खाने की टेबल पर चुटकुले सुनाकर हमेशा हमें हंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा प्यार और दुलार हमें अब्दुल मामू से मिलता है। जब भी आते हैं मेरे लिए गुड़ की बर्फी जरूर लाते हैं। हमारे शौहर सैयद एक नेकदिल इंसान है, कम बोलते हैं, पर मेरे लिए उनकी मोहब्बत हमें महसूस होती है। कुछ दिनों से शायद परेशान जान पड़ते हैं। उनकी अपने बिजनेस पार्टनर से कुछ कहा सुनी हुई है। अल्लाह से बस यही दुआ है कि सब ठीक हो जाए। सैयद, सैयद कहाँ छिपकर बैठा भाड़ा? अरे क्या हुआ? हाँ? ये क्या तरीका है? तू मुझे मेरा तरीका मत समझा। एक मिनट केतन, केतन बेटा तुम घर में हो, इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो? क्या बात? ये सब आप अपने बेटे से पूछिए। इसने मुझसे बिना पूछे कंपनी के अकाउंट से 5 करोड़ रुपए निकाले। वो पैसे मेरे। वो पैसे मेरे हैं, मैंने निकाल लिए। क्या करेगा अभी तू? चल निकाल, चल चल चल। मुझे मेरे पैसे चाहिए वरना क्या? वरना तुम्हारा और तुम्हारी बीबी का राज सबको बता देंगे। कौन सा सच और क्या बोल रही हैं ये? अम्मी, ये केतन कौन सी राज के बारे में बात कर रहे थे? हाँ मेरे। अच्छा वहां भी नहीं है। अच्छा एक काम करना अमित, अगर सैयद तुम्हारे यहाँ आता है या तुम्हारी बात होती है उससे तो तुम फौरन हमें बताना। हाँ अब्बू, अमित के यहाँ भी नहीं है। ऐसे कहाँ जा सकते हैं? केतन से ना झगड़ा होने के बाद से उनका मूड बहुत खराब था। अम्मी, अम्मी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे डर क्यों रही है? सैयद मुड़ी है, वो वापिस आ जाएगा। हेलो सब मैं दामोदर साहब, फैक्ट्री का वॉचमैन। सैयद साहब यहाँ पे खून में लथपथ पड़े साहब। क्या? ए साहब, सब सैयद साहब, सब ये देखिए साहब, ये देखिए, मेरा पालक
कुछ रोज पहले केतन आया था दीना के साथ मेरे घर पर। उसने सैयद को धमकी दी थी कि अगर सैयद ने उसके पैसे वापस नहीं किए तो पता नहीं सैयद का कौन सा राज खोल देगा वो। मुझे मेरे पैसे चाहिए वरना क्या? वरना तुम्हारा और तुम्हारी बीबी का राज सबको बता देंगे। किस राज की बात कर रहा था? हमें कुछ समझ ही नहीं आया। साहब शाम को 5 बजे मिल बंद हो जाती है। मिल का ज्यादातर काम केतन साहब ही संभालते हैं। सैयद साहब तो कभी कभी आते हैं। किसी को कुछ नहीं पता। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करो जब तक का इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती ये फैक्ट्री बंद रहेगी। और ये केतन और दीना इन्हें पुलिस थाने लेकर आओ। बाकी फैमिली मेंबर से तुम बात करो। यस। कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए हैं आप लोगों के? 12 से 1 फैक्ट्री में क्या कर रहे थे? ऐसा क्या काम आ गया? सैयद से कौन से राज फाश होने की बात कर रहे थे तुम लोग? मुझे मेरे पैसे चाहिए वरना क्या? वरना तुम्हारा और तुम्हारी बीबी का राज सबको बता देंगे। मुझे नहीं पता कि वो किस राज के बारे में बात कर रहे थे। मैं तो खुद सुन के हैरान थी। सच सच बताओ, सैयद को क्यों मारा? सर हमने सैयद को नहीं मारा। हाँ हम दोनों फैक्ट्री गए थे, कुछ काम था, लेकिन सर हम डर गए थे क्योंकि सैयद के साथ सुबह ही हमारा झगड़ा हुआ था। तो लोगों को यही लगता कि हम दोनों ने ही कुछ किया है, इसके लिए हमने किसी को कुछ भी नहीं बताया। राज की बात? सर कोई राज नहीं, वो तो ऐसे ही हमने उसे डराने के लिए कहा था। पर मैंने उसे किसी से बात करते हुए सुना था कि ये बात मेरे परिवार वालों को नहीं पता चलनी चाहिए। देखो ये बात मैं अपने घर वालों को नहीं बता सकता। आप मैं समझ रहा हूँ लेकिन तुम मेरी बात तो समझो ना। पर वो बात क्या है वो हमें नहीं पता। सैयद का फोन रात के 8 बजे बंद हुआ था लालगंज एरिया के आसपास, और सैयद के ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक उसका खून हुआ रात के 9 बजे के आसपास। लेकिन सर केतन और दीना तो रात के 12 बजे आए थे फैक्ट्री में। सर ऐसा भी तो हो सकता है मारा कहीं और हो और बॉडी डंप करने यहाँ फैक्ट्री में आए हो। इतनी बड़ी बेवकूफी वो नहीं कर सकते क्योंकि वो जानते हैं अगर बॉडी मिल में मिलेगी तो सबसे पहले पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सैयद के बारे में केतन ऐसा क्या जानता है जो हमसे शेयर नहीं करना चाह रहा। एक काम करो उनके रुबैया से जाके दोबारा पूछताछ करो, हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन निकले। ओके सर। अम्मी, अम्मी कहाँ है आप? अब्दुल मामा, शाजिया भाभी, हमें आपको कुछ बताना है, आप यकीन नहीं करेंगे। क्या हुआ रुबैया? जल्दी आए। क्या हुआ बेटा? अम्मी, सैयद जिंदा है। वो कल रात मुझसे मिलने आए थे। ऐसी बातें करके क्यों हमारा दिल जलाना चाहती हो रुबैया? रुबैया की बातों पर ध्यान मत दो, अभी होश में नहीं अबू मैं सच कह रही हूँ। सैयद जिंदा है, वो कल रात को मुझसे मिलने आए थे। हाँ हाँ बेटी, हाँ बच्ची समझ रहा हूँ मैं, तुमसे बहुत प्यार करती थी इसीलिए तुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? सैयद जिंदा है, मैं सच कह रही हूँ, मेरे सैयद जिंदा है। ना ही मैं झूठ बोल रही हूँ, ना ही मैं पागल हूँ मैडम, मेरे सैयद जिंदा है। वो रात को मुझसे मिलने आए थे और देखना आज भी आएंगे। आपको जल्दी मेरी बातों पे यकीन हो जाएगा, मेरे सैयद जिंदा है। अब मैं इसे कैसे यकीन दिलाऊं कि इसका सैयद अब इस दुनिया में नहीं? देखिए मैं समझ सकती हूँ कि पति के जाने का इन पर गहरा असर हुआ है। आप जल्दी इन्हें अच्छे से थेरेपिस्ट को दिखाइए। मेरे सैयद क्यों कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा कि अब जिंदा है सैयद? कहीं ये मेरी कोई गलत फहमी तो नहीं, मैंने महसूस किया है आपको। मुझे सबको साबित करना ही होगा कि आप जिंदा हैं।
सैयद तुम आ गए? अरे अम्मी समझा करो, हमको घर बेचना ही पड़ेगा। नहीं बेचेंगे ना तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। दुकान बंद हो गई है तो दूसरा काम कब मिलेगा उसका कुछ पता नहीं है। रुबैया का फोन है। हाँ रुबैया, बोल मेरी बच्ची, तू ठीक है ना? अम्मी, मैं आप लोगों के यहाँ पे थोड़े दिन हरदोई रहना आना चाहती हूँ। यूनुस भाई को कहिए ना कि मुझे लेने आएंगे। हम नहीं जाएंगे, लखनऊ से वापस आने में पूरा दिन चला जाता है हमारा। कोई बात नहीं, मैं खुद ही आ जाऊंगी। आप उस यूनुस भाई को कहिए ना कि मुझे बस स्टॉप पे लेने आ जाए। मैं 10 बजे की बस पे बैठ के ना 12:30 बजे तक पहुंच जाऊंगी। हाँ बेटा, लेने आ जाएगा। हाँ तू आजा बेटा, चले जाना। ऐसे अचानक जाना है तुम्हें? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। बस मुझे मेरी अम्मी की याद आ रही है। मैं समझ सकती हूँ, अब्दुल मामू अभी आने ही वाले होंगे, वो तुम्हें छोड़ देंगे। नहीं नहीं, आप टेंशन ना लें। मैंने भाभी से कहकर कार बुक करा दी है। मैं खुद ही चली जाऊंगी, खुद ही चली जाऊंगी। जरूरत थी कैसे यहाँ पे आने की? आ जाओ हरदोई हरदोई हरदोई, चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। हरदोई 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 हरदोई। कहाँ जाएंगे मैम? ये बस हरदोई जाएगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आइए आइए। चलिए आराम से आराम से आराम से आराम से, चलिए 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 चलिए, आराम से आराम से। एक सेकंड, आगे 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 आइए, आगे आइए, यहाँ बैठिए। हाँ चलिए 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 अंदर की तरफ। हाँ बैठ जाइए, मैं आपका सामान यहीं रख देता हूँ, ठीक है? चलो भाई बैठ गए सब लोग, अपना अपना सामान रख लो ठीक से, ठीक? हाँ हाँ, आदाब गुलरेज बहन। रुबैया पहुंची क्या? हम लोग बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं, उसका फोन बंद आ रहा है। मैंने यूनुस को भेजा है बस स्टॉप पे लेने के लिए, लेकिन उसे भी काफी वक्त हो गया है। हो सकता है बस छूट गई हो, दूसरी बस में हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आए तो फोन करवा देना। जी जरूर। अम्मी, हमें रुबैया को अकेला भेजना ही नहीं चाहिए था। अम्मी, अरे हम तो कब से बस स्टॉप पे खड़े होकर रुबैया को ढूंढ रहे हैं घंटों से, वो कहीं मिली नहीं। ना वो 10 बजे वाली बस में थी, ना वो 2 बजे वाली बस में। अम्मी हमको लग रहा है रुबैया हरदोई पहुंची नहीं है। हाँ बोलो, क्या? रुबैया मिसिंग? कहाँ चली गई मेरी बच्ची? पता नहीं क्यों उसे यकीन था कि सैयद जिंदा है और वो उसे रात में मिलने आता है। मुझे लगता है कि शायद इसीलिए मेरे पास आना चाहती थी, ताकि उसके ससुराल वाले को ये ना लगे कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है।
कभी उसे ये सब नहीं कहा। अच्छा एक बात बताइए, सैयद और रुबैया के आपसी रिश्ते कैसे थे? मेरा मतलब है उन दोनों में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था? सर, दोनों के बीच के रिश्ते बड़े अजीब थे। सैयद रुबैया से हमेशा एक दूरी बनाए रखता था, कभी बात भी नहीं करता था उससे। पर रुबैया हमेशा कहती थी कि कमरे में वो बड़े प्यार से रहता है। सर, मुझे ये बात बड़ी अजीब लगती थी। सर, रुबैया के घर वालों से बात करके मुझे समझ में आया कि सैयद और रुबैया के बीच रिश्ते सही नहीं थे। मुझे ऐसा लगता है कि सैयद के मर्डर के साथ रुबैया के गायब होने का कुछ तो कनेक्शन है। एक काम करो, रुबैया के कैब बुक करने से लेके बस स्टॉप पहुंचने तक उसके सारे फुटस्टेप्स ट्रैक करो, उसके कॉल रिकॉर्ड्स, कैब डिटेल्स, एवरीथिंग। सर एक और बात, रुबैया के गायब होने के बाद हरदोई से सिर्फ उसकी माँ आई, साथ में भाई यूनुस नहीं था। बहन गायब है और भाई को फिक्र कितनी? उठा के लेके आओ सब। यूनुस शेख, तो तुम्हें पूरा यकीन है हरदोई स्टेशन गए थे अपनी बहन रुबैया को लेने के लिए? सर मैं गया था सर मैं बस स्टॉप पे पहुंच गया था, यही कोई 12 के करीब सर। मैंने तो अगली बस का भी इंतजार किया, तब मुझे लग रहा वो पहुंची नहीं स्टेशन पे। कैसे गए थे वहां पर? बाइक से गया था सर मैं। तुम्हारा जो हरदोई का घर है और बस स्टॉप है कितनी दूरी पे, तो किस रास्ते से गए थे? दूरी तो सर यही कोई 10 किलोमीटर की दूरी पे है सर। और फिर आता है, सबसे पहले राउदी चौक आता है और फिर उसके बाद एक बड़ी सी बाजार आती है सर, उसके बाद बस स्टॉप। नहीं सर, उससे पहले ही एक बड़ा सा आम का बाग भी आता है, उसके बाद आता है 2 किलोमीटर की दूरी पे है बस स्टॉप। ठीक है, जाओ, लेकिन जब भी बुलाएंगे वापस आना। आ जाऊंगा सर। अंकिता, रुबैया के घर से लेके बस स्टॉप तक जितने भी होटल्स, मोटल्स, ढाबे हैं वहां पर जाकर पता करो और रुबैया के सारे डिटेल्स जो है आसपास के पुलिस स्टेशन भिजवाओ। रुबैया का फोन 8 बजे से एक्टिव था, पता करो किस किस से बात की इसने। और ये रुबैया का भाई यूनुस सितंबर 15 को 10 से 4 के बीच में इसने किस किस से बात की, किस किस के साथ मैसेजेस एक्सचेंज किए, पता करो सब। रुबैया को छोड़ने के 3 दिन के बाद तू काम पर लौटा, आता 3 दिन तक। और रुबैया कहां पर है? बोल। कौन रुबैया? ये गांव गया था, बाप बीमार है, आप फोन करके पता कर लो। और रही इस लड़की की बात, मैंने उसको बस में छोड़ा, वो बस में बैठी और मैं वहां से चला गया। तूने उसे बस में बैठते हुए देखा था? साहब मैडम को दिखाई नहीं देता था, इसलिए वहां पे तब तक मैं रुका रहा जब तक वो बस में बैठ नहीं गई। वो खिड़की की तरफ बैठी थी। लेकिन साहब आप लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ये सब? मैंने कुछ नहीं किया। हो सकता है तू कुछ नहीं जानता, लेकिन रुबैया तब से गायब हुई है जब से तेरी गाड़ी में बैठी हो। सर इसके बाद भी मेरी बुकिंग थी, आप चेक कर लीजिए। जब तक का ये केस सॉल्व नहीं हो जाता ना, तेरी ये गाड़ी जो है ना हमारी कस्टडी में रहेगी। जा और शहर छोड़कर जाने की कोशिश मत करना, गाड़ी कस्टडी में। सर सर, हमने लोकल पुलिस स्टेशन से पूछताछ की, लेकिन रुबैया अमीन ने किसी भी होटल में चेक इन नहीं किया है सर, हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया और यहाँ तक मॉर्ग जाकर उसके कदकाठी के डेड बॉडीज भी चेक की सर, लेकिन रुबैया का कहीं कुछ पता नहीं चला। तो आखिर ये रुबैया हरदोई बस स्टॉप से गई कहाँ? तुम्हें पूरा यकीन है ये वही लड़की है जो तुम्हारी बस में बैठी थी? हाँ साहब, उस दिन यही लड़की बस में बैठी थी, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो वो हरदोई पहुंची ही नहीं थी। तुम्हें पक्का याद है? हाँ साहब, मुझे पूरा याद है साहब। वैसे आम पैसेंजरों का तो ध्यान नहीं रहता, लेकिन ये कुछ देख नहीं पाती थी। बल्कि साहब इसका सामान भी मैंने ही रखा था और इसे बिठाया भी मैंने ही था। अच्छा, तो तुम्हारी बस हरदोई पहुंची तो उस लड़की को उतरते हुए देखा था? साहब इतना तो याद नहीं है मुझे, लेकिन हाँ साहब, हरदोई से पहले जब बस चाय पानी के लिए रुकी थी तो मैंने इसको उतरते हुए जरूर देखा था साहब। चलो भाई, जिसको चाय वाय नाश्ता पानी करना है कर लो, बस सिर्फ 10 मिनट के लिए रुकेगी।
अच्छा, इस लड़की को दोबारा बस पे चढ़ते हुए देखा था आपने? हाँ सर, हमने देखा था। श्योर? श्योर। ठीक है, आप जा सकते। इसका मतलब रुबैया हरदोई पहुंची, लेकिन अपने घर तक नहीं पहुंची। घर नहीं पहुंची मतलब रुबैया का भाई यूनुस नहीं तो कुछ? कोई है? प्लीज खोलो, प्लीज, मुझे बाहर आना है, प्लीज खोलो, खोलो, झूठ बोलता है? हाँ, तेरे कॉल रिकॉर्ड चेक किया हमने, तू हरदोई बस स्टॉप गया ही नहीं था। क्यों नहीं गया था? रुबैया को घर लाने क्यों नहीं गया था? कर गया था सर मैं। तो मेरी बीवी है ना बानो, तो रोज लड़ती थी रुबैया की वजह से, और इस बार उसने मुझे धमकी दी थी, बोला था कि अगर रुबैया घर में आई ना तो घर छोड़ के चली जाएगी। क्या करता सर मैं? नहीं गया। मेरे फोन का इंतजार करो, दूसरे को भी ठिकाने लगाना है। ठीक है लाला। सर हमने रुबैया के ससुराल वाले की सीडीआर चेक की सर। उनमें से 15 सितंबर को सैयद का भाई जमील, उसकी लोकेशन रुबैया के लोकेशन से मैच हो रही है। राजीव, उस जमील को उठा के लेके आओ। सर, जमील का एक्सीडेंट हो गया, उस पे किसी ने गाड़ी चढ़ा दी है। क्या? जमील, हमने तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट्स चेक किए, तुमने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं बबल क्लब्स में किए। पहले हमें यह लगा कि शायद तुम हॉलिडे मनाने के लिए अपनी बीवी के साथ इस क्लब में जाते, लेकिन जब हमने क्लब में फोन किया तो पता चला तुम वहां अपनी बीवी के साथ नहीं बल्कि सैयद के साथ वहां जाते थे। तो चल क्या रहा था तुम्हारा सैयद? हाँ, देख सच बता दे। एक ही फैमिली के 3 मेंबर्स के साथ हादसा हुआ है, कोई भी झूठ बहुत भारी पड़ेगा तुझे। सर, मैं बाइसेक्सुअल और सैयद गे था। हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और वो ये रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकता। सर, वो क्लब में अकेले जाने लगा, लोगों से मिलने लगा, उन्हें डेट करने लगा। सर, उसने मुझे पैसे भी देना बंद कर दिया। रोज ऑफिस में हमारे झगड़े होने लगे और हमारे डिफरेंसेस लोगों के सामने आने लगे, और ये सब देखकर मेरी पत्नी दीना वो मुझसे सवाल करने लगी थी। इसीलिए उसके लिए मैंने जानबूझकर सैयद को धमकाया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, सैयद की बीवी रुबैया, वो उसके साथ 1 साल तक खुश कैसे थी, और 1 साल तक सैयद का सच उसे कैसे नहीं पता चला? सर, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, बुशरा सर, बुशरा सैयद की पहली पत्नी थी और वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो उसे डिवोर्स देना चाहती थी, लेकिन वो बोटिंग एक्सीडेंट में मारी गई। राजीव, इस बुशरा के बारे में पता करो, और बुशरा बोटिंग एक्सीडेंट के बारे में पता करो। जी सर। सर, शिल्पा खत्री नाम की औरत आपसे मिलने आई है। शिल्पा दोबारा क्यों मिल रही? यस मिस खत्री, बोली। सर, वो शायद रुबैया दोबारा बस में चढ़ी ही नहीं थी। क्या? लेकिन पहले तो आपने कहा था आपने उसे बस पे चढ़ते हुए देखा था। सर, जब हमने उसे देखा था ना, तब हम थोड़ा नींद में थे, लेकिन कल हमें याद आया कि जो लड़की बस में चढ़ी थी उसके हाथ में वो छड़ी, क्या बोलते हैं उसे? ब्लाइंड वॉकिंग स्टिक। हाँ, वो नहीं थी। मिसेस खत्री, वो चाय की दुकान याद है जहां पर बस रुकी थी? हाँ सर, देखा था इस लड़की को यहाँ, उधर बैठी थी सर। हाँ मैडम, क्या लेंगी, चाय या ठंडा? भैया 1 कप चाय दे दीजिए। ठीक। तो तुम कह रहे हो एक आदमी आया था उससे मिलने के लिए, फोन पे उससे बात करवाई और वो लड़की उसके साथ चली गई? जी सर। उस आदमी की शक्ल याद है? नहीं सर, शक्ल तो नहीं याद है, लेकिन हाँ सर, उसकी काली काली दाढ़ी थी और यही बैठा हुआ था सर।
और उधर दूर में एक ब्लू कलर की बहुत बड़ी गाड़ी थी सर। ये आदमी लड़की को गाड़ी में लेकर गया, उसमें 2 लोग बैठे हुए थे और गाड़ी चली गई सर। ठीक है, थैंक यू। सर रुबैया जिसके भी साथ गई है अपने भरोसे से गई है। नहीं, उसने उस पर भरोसा नहीं किया जिसके साथ गई, उसने उस पर भरोसा किया जिससे उसने फोन पर बात की। वो हरदोई अपनी अम्मी के घर पहुंचना चाहती थी, अपनी अम्मी को शायद कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वो हरदोई पहुंच नहीं पाई। 15 सितंबर को जो ब्लू गाड़ी के बारे में बता रहा था, ये टोल प्लाजा जाके उसके बारे में पता करो। ये सच है अंकल, सैयद को लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ये बात सैयद की पहली पत्नी बुशरा को भी पता था। झूठ है ये सब। बुशरा सैयद के बच्चे की मां बनने वाली थी। रुबैया और सैयद दोनों बहुत खुश थे और आप कह रहे हैं कि उसे औरतों में कोई कुछ भी कहेगा आप उसका विश्वास कर लेंगे। अरे वो हमारे घर का बच्चा था। इस बूढ़े ने 2 जवान बेटे खोए हैं साहब। ऐसे वक्त में तो इस घर में इस तरह की बेहुदा बातें मत कीजिए आप। और कोई है जो हम सबको एक एक करके मारना चाहता है, उसे जाकर ढूंढिए आप। पता नहीं हमारी बच्ची रुबैया किस हाल में है, पता नहीं वो जिंदा है भी कि नहीं। फिरोजपुर के टोल प्लाजा का सीसीटीवी फुटेज आ गया और फ्रंट सीट पर बैठे 2 आदमियों का चेहरा दिख रहा है। कौन है ये लोग? गगन और बबन सर। सर ये दोनों हिस्ट्री शीटर्स है और फिरोजपुर के ब्रोथल से भी इनका कनेक्शन है। उस गाड़ी के बारे में पता चला? किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? जी सर, जमील। जमील अमीन? यस सर। सर वही रुबैया को लेकर गया था और इसके पहले कि हम उससे कुछ पूछ पाते उसका मर्डर हो गया सर। विक्टिम की मौत गला काटने से हुई। बॉडी को 48 आवर्स हो चुका है और इसके साथ एक और जो लड़की की बॉडी आई थी जो बच गई, लेकिन दुख इस बात का ज्यादा है कि विक्टिम प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट? शी वॉज 2 months प्रेग्नेंट। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसके पति को मरे हुए तो 3 महीने हो चुके हैं। सैयद जिंदा है, वो कल रात को मुझसे मिलने आए थे। सर क्या हो रहा था इसके साथ उस घर में? कहीं इस बच्चे का बाप जमील तो नहीं? कहीं वो रुबैया के अंधेपन का फायदा तो नहीं उठा रहा था? हाँ बोलो। सर जमील के आदमी बब्बन और गगन का पता चल गया है। उन दोनों की लोकेशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल की है जहां आयशा का इलाज चल रहा है। किससे कहा था उसे मारने के लिए? किसके कहने पे मारा? बोल। सर हम तो दल्ले सर, कोटे पे लड़कियों का सौदा करते। ऐसा वहां से भाग गई थी, बहुत साड़ी बनती थी सर। बोल। रही बात रुबैया की, रुबैया को जमील भाई लेकर आए थे, उन्होंने उसको पकड़ा सर, उन्होंने मारा होगा, हमने कुछ नहीं किया, यकीन कीजिए। कोठे पे ले जाकर क्यों? कोटा किसका है? कोठा किसका है? बोल। कोटा जमील भाई और लाला का है। लाला कौन? कौन लाला? कौन लाला? बोल। लाला यानी अब्दुल मामू का। लेकिन अब्दुल तो रुबैया को अपनी बेटी मानता था और जमील और सैयद उसके अपने भांजे थे। वो अपनी बहन के बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? गर्दन पर गोली लगी है, हॉस्पिटल लेके जाओ। सर लेकिन अब्दुल ये सब करेगा ही क्यों? और इन सब में जमील कैसे फंस गया? सर, क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अजीब पहेली है। सैयद की पहली बीवी बुशरा, वो भी प्रेग्नेंट थी ना सर, और उसकी मौत बोटिंग एक्सीडेंट में हुई थी। सबका जवाब हमें इस सारे में मिलेगा। सर, सन 2020 में भी भूषण अमीन ने अपने पति और ससुर के खिलाफ रिपोर्ट लगाई थी। ये देखिए रिपोर्ट। सैयद के खिलाफ तो कंप्लेन समझ में आती है, लेकिन तौफीक अमीन के खिलाफ
जमील, अब्दुल और हमीदा, तुम लोग तो सिर्फ प्यादे हो। असली वजीर तो आप। 2020 में सैयद की पहली बीवी बुशरा, वो उसे छोड़कर हरियाणा जा रही थी। वो प्रेग्नेंट थी। कैसे? मैं नहीं चाहता था कि हमारे परिवार की सच्चाई बाहर वालों को पता चले। हमारे अपने खून, हमारे अपने छोटे बेटे सैयद को लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं चाहता था कि वो एक अच्छी सी लड़की के साथ निकाह करके इज्जतदार जिंदगी बसर करे, इसलिए मैंने बुशरा के साथ उसका निकाह करवाया। लेकिन नहीं, सैयद का दिमाग नहीं बदला और एक दिन जिस बात का डर था वही हुआ। बुशरा को सच्चाई पता चल गई। उसने ठान लिया कि दुनिया को वो सच्चाई बता देगी। मैं कैसे होने देता ये सब? अबू मुझे मेरे भाई से बात करनी है। मैं घर चली जाऊंगी। अबू खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दीजिए, ताकि तू हमारे खानदान का नाम बदनाम कर सके। और मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू यहां से जाने लायक नहीं रहेगी। बुशरा चुपचाप सब कुछ सहती रही, लेकिन अचानक एक दिन वो भाग गई और वहां जाकर उसने मेरे और सईद के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा दी। इसलिए बुशरा को तो रास्ते से हटाना ही था। उसके बाद हम दोनों ने जैसे तैसे सैयद को दूसरे निकाह के लिए मनाया। रुबैया हमारे परिवार के लिए एकदम सही थी। वो देख नहीं सकती थी। सैयद रात को घर में होता नहीं था। हम सैयद का इत्र लगाकर रुबैया के कमरे में जाता था। रुबैया को कोई शक नहीं होता था। वो सिर्फ इतना पूछती थी, सैयद तुम आ गए? अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए जो भी सही था वो मैंने किया। लेकिन अपने बेटे सैयद को क्यों मारा? एक दिन उसके दिमाग में भी फितूर चढ़ गया। आपको यह बात समझ में क्यों नहीं आती कि मुझे लड़कियां नहीं लड़के पसंद है? और इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखो, आप उस लड़की के साथ जो करना चाहते हो आप करो। उससे निकाह करनी है, उसके साथ सोना है, उसके साथ घूमने फिरना जाना है, जो करना है करो। लेकिन मुझे अपनी सच्चाई के साथ जीना है और मैं अपनी सच्चाई सबको बता के रहूंगा। सिंपल है। और मैंने अब्दुल से सैयद को मरवा दिया। लेकिन एक दिन रुबैया को भी मेरी सच्चाई का पता चल गया। ये रिंगटोन तो अब्बू के फोन की है। अब्बू? और सैयद के मरने के बाद भी मैं ही था वो जिसे वो सैयद समझ रही थी। उसके बाद मैंने जमील को रुबैया के पीछे लगा दिया। हमारे अब्बू ने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है रुबैया। अच्छा रुबैया, तुम हमारे साथ चलो। बस में जाना तुम्हारी जान के लिए खतरा है। और ये अब्दुल मामू भी तुमसे बात करना चाह रहे थे। हेलो मामू, मामू अब्बू। अब बेटा, तौफीक ने तुम्हारे साथ इतनी जलील हरकत की मुझे पता चल गया है। तुम एक काम करो, जमील के साथ यहाँ चली आओ। ठीक है। और अब्दुल से कहा कि रुबैया को भी मार दो। माफ कर देना मेरी बच्ची। अगर तौफीक का कर्जा मुझ पर नहीं होता तो मैं ये कभी नहीं करता। मैंने जो कुछ भी किया अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए किया। तुमने जो कुछ भी किया है ना, अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए नहीं किया, बल्कि इसलिए किया कि तुम बहुत ही घटिया इंसान है। अपने बेटे की दोनों बीवियों का रेप किया है और मर्डर किया तुमने। अब अपनी ये इज्जत लेकर सारी जिंदगी ना जेल में सड़ना। ये लो। और सुनो, कुछ पैसे दे दो मुझे, घर का सामान लाना है। बिल्कुल, घर का सामान लाना है, अंडे या ब्रेड नहीं लाने। देखो नीता, तुमने मुझसे पैसे मांगे
ये नहीं बताया कितने चाहिए। बैंक का कैशियर हूं मैं, मालिक नहीं है। ये लो 5,000 रुपए, इतना ही औकात है मेरा। और हाँ, ये हमेशा गुस्सा करके ताना मार के मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। पति हूं मैं तुम्हारा। अच्छा हुआ जो बता दिया कि पति हो तुम मेरे, नहीं तो मैं तो भूल ही गई थी। नीता, ये सुबह क्या सुबह सुबह? हाँ, झगड़ा करती हूँ मैं, बात का बतंगड़ बनाती हूँ मैं, लेकिन जो सब कुछ सहन कर रही हूँ ना, वो तुम्हें नहीं दिखाई देता। तुम्हारी माँ से लेके तुम्हारी बुआ तक के सबके ताने सुनती हूँ मैं। उन्हें लगता है मुझ में कमी है, मैं इस खानदान को वारिस नहीं दे सकती। मेरी दोस्तों को प्रेग्नेंट होते हुए देखकर मुझे खुशी नहीं होती, गुस्सा आता है मुझे। ऐसा लगता है इसकी तो अब भी शादी हुई थी और वो भी प्रेग्नेंट हो गई, और मैं। नीता देखो, मेरी बात को समझ। नहीं समझ रहा मुझे। तो फिर क्या करूं मैं? जान दे दो अपनी। देखो, अगर तुम्हें इस घर से जाना है ना, तुम चली जाओ, नहीं रोकूंगा मैं तुम्हें। x is equal to 6. Therefore, x is equal to 6 divided by 3. 3 by 1, 3 by 2. Therefore, x is equal to 2. समझे? Yes, मैम। मनाली, तुम तो इंटेलिजेंट हो। इसकी बत्ती जली कि नहीं? हाँ मैम, समझ आ गया। गुड। मैम, मुझे लेट हो रहा है, मैं जाऊँ? लेकिन कल होमवर्क करके आओगे। ठीक है मैम। चल मनाली। नहीं, मुझे मैम से कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? कोई डाउट है तो मुझे बताओ, मैं भी रुक जाता हूँ, मेरे भी क्लियर हो जाएंगे। मैं तुझे बाद में नोट दे दूंगी, तू जा। ठीक है, बाय मैम। बाय रोहन। बताओ मनाली, क्या डाउट्स है? वरुण, तुम यहाँ? और मुझे प्रेगनेंसी के किसके लिए चाहिए? मेरी बड़ी बहन के लिए। प्रतीक, प्रतीक, वो तेरी कजन है ना मनाली? हाँ। अरे वो रो रही यार, कुछ तो लफड़ा है। मनाली, क्या हुआ? रो क्यों रही है तू? दादा, वो क्या हुआ, बोल। नहीं। मनाली, मनाली। कहाँ से आ रही है? काका, वो उसका प्राइवेट क्लास था ना, बताया था उसने मुझे। तुझसे पूछा मैंने? सॉरी काका। कहाँ थी तुम? और ये घड़ी तूने शो के लिए पहन रखी है? 5:30 बजे तेरी क्लास छूटती है और अभी 7 बजे हैं। कहाँ थी अब तक? पापा, वो मैं क्लास में थी। बेवकूफ समझा है मुझे? बता, किस लड़के के साथ थी? अहो, काय बोलता तुम्ही? बेटी है हमारी। बाप हूं मैं इसका, मुझे मत सिखा, अच्छी तरह जानता हूं मैं। थैंक्स रुकुल, इस सरप्राइज के लिए। नीता, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है कि तुम क्या क्या सह रही हो। कभी कभी लोगों की कड़वी बातें ये सब सुनकर बहुत चोट पहुंचती है। इसलिए मैंने सोचा कि एक नई शुरुआत करते हैं, जैसे कि आज ही हमारी शादी हुई हो। इधर आओ। ये क्या रुकुल, ये क्या कर रहे हो?
ये लो। नकुल, तुम्हें पता है ना मैं ड्रिंक नहीं करती। पता है, लेकिन वो तुम्हारा कल था, ये हमारा फ्यूचर है। Cheers. बस हो गया। हाँ, मुझे बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया? एक और तो पी सकते हैं। नहीं नहीं, अब नहीं। नकुल, नकुल, मैं कह रही हूँ ना, नहीं अब नहीं। नकुल, एक बात बोलूं, मुझे ना प्यार करने का बहुत मन कर रहा है। चलो ना। इधर आओ, आओ, बैठो। मैं अभी आया। अभी कहाँ जा रहे हो? रिसेप्शन में जाना है, 2 मिनट का काम है। ठीक है। क्या बात कर रही है मनाली? तू सच कह रही है ना? एक काम कर, तू घर जा और किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब मैनेज कर लूंगा। क्या हुआ डॉक्टर? सब ठीक तो है ना? नीता, तुम प्रेग्नेंट हो। सच? 2 मंथ्स पूरे हो चुके हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप भगवान बन के आए हमारे लिए। नीता, नीता, गला घोट के मारा है सर। 8 से 10 घंटे हो गए होंगे बॉडी को। सेक्सुअल असॉल्ट लग नहीं रहा सर। ये कान की ज्वेलरी खींच के निकाली है। मोबाइल फोन भी मिला था सर। सर पहले हम लोग नासिक रहते थे, फिर मेरा प्रमोशन हो गया तो बैंक वालों ने मुझे पनवेल शिफ्ट कर दिया। पिछले 2 साल से हम लोग यहीं थे। नकुल, तुमने बताया कि सुबह जब तुम उठे तब तुमने नीता की बॉडी देखी। नीता यहाँ बाहर हॉल में क्यों सो रही थी? दरअसल कल रात को एक छोटी सी बात को लेकर हम दोनों के बीच में अनबन हो गई थी। नीता गुस्से में आके बाहर सो गई, मैं अंदर सो गया था। तो तुम्हारे घर में मौजूद होते हुए इतना बड़ा हादसा हो गया, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला? दरअसल कल रात को मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया था सर। झूठ बोल रहा है। घर में फोर्स्ड एंट्री के कोई निशान नहीं और नीता रात को दरवाजा बंद करके सोई थी। फिर ऐसे में कोई आदमी घर के अंदर घुसा कैसे? सर हो सकता है कि नीता कातिल को जानती हो और शायद इसी वजह से उसने अंदर घुसने दिया। सीसीटीवी? सर इस पूरी सोसाइटी में कहीं भी सीसीटीवी नहीं है। जो घर में आया था घर से गया भी है। ये बाहर वाली सड़क पे कहीं ना कहीं तो सीसीटीवी होगा, जरा चेक करो। और सोसाइटी में नीता और नकुल के बारे में पूछताछ करो। ये नकुल पूरी बात नहीं बता रहा है। साहब, मेरी नाइट ड्यूटी होती है। कल पूरी रात तो मैं जाग रहा था और कोई भी अनजान आदमी इस गेट के अंदर नहीं आया। बहुत परेशान थी वो सर। वो काफी सालों से बच्चे के लिए ट्राई कर रही थी। नीता बहुत ही चिड़चिड़ी हो गई थी और उन दोनों में काफी झगड़े हुआ करते थे। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो हम लोग अलग हो जाते हैं ना। क्यों अलग हो जाते हैं? मार दो ना मुझे। मेरी बकबक से इतनी ही परेशानी है तो तुम्हें कर लो दूसरी शादी, ले आओ किसी को, पर वो मेरी जैसी बांझ ना हो। यही कहती है तुम्हारी माँ। अरे बस! मैं पक्का तो नहीं कह सकती, पर शायद नीता को सोनाली के बारे में सब पता लग गया था। कौन सोनाली? ट्यूशन टीचर है वो। नीता के पति नकुल का ना आना जाना रहता था उसके घर में। वैसे भी बेचारी डिवोर्सी है,
तो उसे किसी का सहारा मिल गया। जैसा नवरा वैसी बायको। म्हणजे वरुण नाम का आदमी इधर रहता था, जो अभी इधर रहता है। लेकिन वरुण का और नीता का कुछ संबंध था, वो वरुण के बीवी ने देख लिया और दोनों का झगड़ा हो गया। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों को बुलाऊंगी। निकलो यहाँ से, निकलो। पर अगर इतनी आग थी ना मेरे पति के लिए तो शादी कर लेती। सीमा, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की तूने? सीमा, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। देखो लोग सुन लेंगे, धीरे बोलो। सुन लेंगे। आज ना मैं तेरी आग बुझाती हूँ। चल सीमा, चल मेरे साथ। बात सुनो सीमा। आपकी सोसाइटी में ऐसे ऐसे घटिया बेशर्म लोग रहते हैं। सीमा, मुझे वरुण से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो खुद जबरदस्ती मेरे पास आया था बात करने। तू तो बड़ी सती सावित्री है ना। सर नकुल का अफेयर चल रहा था ट्यूशन टीचर सोनाली के साथ। और सर वरुण और नीता का भी अफेयर था शादी से पहले। इसका मतलब है कि नीता से छुटकारा पाने के लिए नकुल और सोनाली ने मिलकर उसे मारा है, और या वरुण की बीवी सीमा ने गुस्से में आके नीता का कांटा निकाला है। सर मुझे लगता है शायद वरुण भी हो सकता है, क्योंकि नीता शादी के बाद वरुण को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। हो भी सकता है। इतना तो तय है शिरके कि जो भी घर में आया था जबरदस्ती नहीं घुसा था, उसके लिए दरवाजा खोला गया था और वॉचमैन ने किसी अनजान आदमी की मूवमेंट नहीं देखी। और अगर हम ये सोचें कि दरवाजा रात भर बंद था तो फिर नकुल हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। आप मुझ पे शक क्यों कर रहे हैं सर? नीता मेरी बीवी थी, मैं उससे प्यार करता था। सोनाली से भी तो करता था। नहीं सर, मोहल्ले वाले के बारे में आपको पता ही है ना, दूसरों के घर पे झांकने की पुरानी आदत है उनकी। हाँ, कभी मिलते थे तो हाई हेलो हो जाता था और कुछ नहीं। इसमें ना तेरे चैट्स हैं सोनाली के साथ। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, खाना खाया क्या, ये सब तो है। उसके अलावा भी बहुत कुछ है, पढ़ के सुनो। नहीं सर, नहीं सर। सर देखिए, आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपसे झूठ कहा, लेकिन मैं क्या करता सर? नीता मेरे से प्यार से बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। उसे बच्चा चाहिए था और मैं उसे दे नहीं पा रहा था। क्यों? मेरा स्पर्म काउंट कम है इसलिए। लेकिन मैं बच्चे के लिए डेस्परेट थी सर। हम दोनों के बीच में बहुत अनबन होता था इसके लिए। इसी बीच मैं सोनाली से मिला और हम दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। तेरी ये खुशी नीता की आंखों में चुभने लगी थी और इसलिए तुम दोनों ने मिलकर उसको रास्ते से हटा दिया। अरे नहीं सर, ये क्या बोल रहे हो आप? ऐसा कुछ है ही नहीं। बहुत सुन ली तेरी कहानियां। तू घर के अंदर था रात भर, घर का दरवाजा अंदर से बंद था, घर में खून हो जाता है, तुझे पता नहीं चलता। आटा गया ना। अरे सर मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ अरे सर मेरी बात तो सुनिए। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया, आप समझिए। देखिए सर, मैं डिनाई नहीं करती कि मैं नकुल से प्यार करती हूँ। मुझे उसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। और हाँ, मैंने नकुल से कहा भी था कि वो अपनी बीवी नीता को छोड़कर मुझसे शादी कर ले, पर उसने मना कर दिया। तो इस बात का गुस्सा निकाला आपने नीता पर, उसे रास्ते से हटाकर। सर, जो पहले से मेरा है उससे मैं नीता से क्यों मांगू? मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ। माँ बाप प्रॉपर्टी और पैसा दोनों छोड़कर गए हैं और जॉब भी करती हूँ। मुझे खुश रहने के लिए किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। सर, मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए था, क्रेडिट कार्ड नहीं। तो इसका मतलब नीता तुम दोनों के बीच में आ रही थी और तुमने नकुल के साथ मिलकर नीता का मर्डर कर दिया। मैडम, हमने किसी का मर्डर नहीं किया और नकुल तो संत आदमी है, घर घर जाकर पूजा अर्चना करता है। वो तो ख्यालों में भी किसी का मर्डर नहीं कर सकता। दोबारा दिखाना इसके साथ तो दोनों का खून कर दूंगा मैं। नकुल एक नंबर का बहरूपिया है सर, इसका नकाब जल्दी से जल्दी उतारना पड़ेगा। बैंक में जाके बात करो, हो सकता है वहां से कुछ मिल जाए। वैसे सर वो वरुण और सीमा वो दोनों अभी तक गायब हैं और नीता के मोबाइल से वरुण का जो नंबर मिला था वो भी बंद है। सिर्फ ये लोग पहले नासिक में रहते थे, वहां जाके पूछताछ करो, हो सकता है वहां से वरुण की कोई लीड मिल जाए। ठीक है सर। सर नीता की पीएम रिपोर्ट आ गई है। उसकी डेथ 1 अक्टूबर को रात 12:30 से 2 बजे के बीच हुई। गला घोट के मारा गया सर। सर के पीछे इंटरनल एक गहरा घाव है, हो सकता है हस्बैंड वाइफ के बीच हाथापाई हुई हो। सर एक और इम्पोर्टेंट बात, सर नीता 2 महीने प्रेग्नेंट थी, उसे एड्स था। ये बात हमें नकुल ने नहीं बताई।
मुझे लग रहा है कि ये नकुल कुछ और ही छुपा रहा है हमसे। ये ढिंडोरा पिटने वाली बात भी तो नहीं है ना सर। एड्स हुआ था उसे। उस दिन डॉक्टर ने एड्स की और प्रेगनेंसी की न्यूज एक साथ दी थी हमें। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसे एड्स हुआ किससे। ये बच्चा तुम्हारा ही है। कैसे नीता? मुझे एड्स नहीं है। टेस्ट करवाया मैंने, रिपोर्ट नेगेटिव है। और फिर मैं तो बच्चा पैदा नहीं कर सकता ना। हो सकता है कोई चमत्कार हो गया हो। वाह, तुम बड़ी चमत्कारी औरत निकली। बच्चे के लिए किसी और के साथ जाके सो गई। कहां सोई थी उसके साथ? उसके बेडरूम में या फिर मेरे बिस्तर पे? हमारे बीच में झगड़ा हुआ और उसके बाद वो हॉल में सोती थी। तो उसने तुम्हें चीट किया, इसलिए उसको मार दिया। चीट तो मैं भी कर रहा था ना सर। अगर मैं चाहता तो नीता को छोड़ के सोनाली के साथ शादी कर सकता था या फिर लिव इन में भी रह सकता था। मैं उसे क्यों मारूंगा? सर मैंने नकुल का सीडीआर और बैंक स्टेटमेंट चेक किया। सर सीडीआर से धीरज शर्मा का नंबर मिला है। पता चला है कि नकुल ने 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे धीरज को। दोस्त है उसका? नहीं सर, ये एक जिगलो है। कहने को कॉल सेंटर में काम करता है, लेकिन उसका असली काम यही सब है। नकुल का इससे क्या लेना देना? ये धीरज है कहाँ? सर अभी वो हॉस्पिटल में है। उसे एड्स हो गया है सर, लास्ट स्टेज पे है। मैं जल्दी जल्दी बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था, तो मैंने अपने शरीर की मार्केटिंग करना शुरू किया और पता ही नहीं चला कब इस बॉडी ने साथ छोड़ दिया। नकुल ने तुम्हें पैसे क्यों दिए? उसकी बीवी के साथ सोने के लिए। उसने दापोली वाला ट्रिप भी मेरे लिए प्लान किया था। उसने उसे बहुत सारी दारू पिलाई और वो सो गई। वो बच्चा मेरा नहीं है, वो मुझसे प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। ऐसी बात का नकुल को गुस्सा आया और वो मुझसे पैसे वापस मांगने लगा। देख मैं तुझे कह रहा हूँ, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। नहीं दे रहा। क्या करेगा? पुलिस के पास जाएगा? नीता को बताएगा? बता। मैं तो बस एक मोहरा हूं, असली रावण तो तू है। सांप सीढ़ी खेल रहा है हमारे साथ। बोल। मां बनने का सपना तो हर औरत का होता है, लेकिन इस तरह से अपनी बीवी को बिना बताए बेखबर रखे किसी तीसरे आदमी के साथ सुलाया तुम्हें? तो मैं क्या करता? बच्चा चाहिए था उसे। अरे तो आज मेडिकल साइंस में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है ना। कितनी ट्रीटमेंट्स हैं। उससे बात करता, वो ऑप्शन चुनता, लेकिन तूने वो ऑप्शन नहीं चुना। और जो ऑप्शन तूने चुना धीरज का, उससे बच्चा हुआ क्या? नहीं हुआ ना? अरे तो बच्चा आया कहां से? जादू से आया? सिर्फ 2 महीने तक धीरज को नीता के साथ सुलाता रहा, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। लेकिन जब धीरज उसके साथ संबंध बनाना बंद कर दिया तब वो प्रेग्नेंट हो गई। पता नहीं कैसे। तो यही सवाल मैंने भी उससे पूछा। वो ये कहती गई कि आपका बच्चा है, आपका बच्चा है। तो मुझे यकीन है सर, ये उसका वो एक्स बॉयफ्रेंड वरुण का बच्चा है सर। या वरुण खाली है ना? जादू लेने गया सर उसे। पुरानी जिंदगी से कोई वास्ता नहीं रखना था सर, इसलिए नंबर चेंज किया था। लेकिन तुम तो नीता से प्यार करते थे ना? वो भी करती थी, और प्यार के बीच में जात आ गई। हार गए तुम घर वालों के आगे। उसने शादी की तो मैंने भी कर ली। सोचा था कि सब भूल जाऊंगा, पर नहीं भूल पाया। फिर मैंने पनवेल ट्रांसफर ली। लेकिन सर ये उससे बार बार मिलते थे। मैंने कई बार इन्हें खुद रंगे हाथों पकड़ा है। मैं बहुत परेशान हो गई थी सर, हार गई थी। मेरी गलतियों की सजा सीमा को मिल रही थी सर, इसलिए मैंने सोचा कि मैं नीता से बात नहीं करूंगा। 1 महीना हो गया मुझे यहां से शिफ्ट हुए तब से कोई कांटेक्ट नहीं उससे। हर एक की अपनी अपनी कहानी है। किसकी सच है किसकी झूठ है ये तो वक्त ही बताएगा। एक काम करो शिरके, ये सीमा और वरुण के जो नए नंबर्स हैं उनके सीडीआर निकलवाओ और उनके बैंक अकाउंट भी चेक करो। हो सकता है सुपारी दी हो। सर
पनवेल से 2 किलोमीटर दूर ओल्ड पुणा रोड पे एका सुनसान जंगलमध्ये एका मुलीची बॉडी मिळाली आहे. सर पे गहरी चोट है, गला घोट के मारा गया. इसके कान से भी इयरिंग खींची गई है सर, नीता की तरह. सर मुझे तो दोनों केस कनेक्टेड लगते हैं, लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या नहीं ये पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा. सर, ये बैग मिला है, इसमें पैसे भी से तो कुछ है नहीं, ये आईडी कार्ड मिला है. मनाली कामले, मेमोराइज लैंडमार्क. यहाँ तो नीता भी रहती थी सर. सर नीता मेरी दोस्त थी, लेकिन मेरी बेटी के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है. दुर्गा जी, ये आपकी बेटी मनाली कैसी लड़की थी? मेरी बेटी बहुत स्कॉलर थी, बड़े से बड़ा कैलकुलेशन वो चंद सेकंड्स में कर लेती थी. आज कहाँ गई थी वो? मैं मार्केट गई थी सुबह, लेकिन वो घर पर ही थी. उसके बाद वो क्लास जाने वाली थी. उसका कोई बॉयफ्रेंड या वन साइडेड लवर? नहीं मैडम, मेरी बेटी बहुत इंट्रोवर्ट थी, बहुत ही कम बात करती थी. इतनी बड़ी बात वो मुझसे कभी नहीं छुपाती. ये कौन है? ये मेरा भतीजा है सर, प्रतीक. मेरे साथ ही रहता है. तुमसे तो कुछ कहा होगा ना मनाली ने? मुझे कुछ नहीं बताया सर. कौन से क्लासेस में जाती थी? सर सोनाली व्यास. दोनों विक्टिम्स इसी सोसाइटी से. ये ऑड नहीं है? सर दोनों ही केस में सोनाली कॉमन है सर. सर लगता है ये प्रतीक कुछ छुपा रहा है. सर प्रतीक नहीं, मुझे तो लग रहा है कि पूरी फैमिली कुछ ना कुछ छुपा रही है. सभी के चेहरों पर डर साफ साफ झलक रहा है. फैमिली की कुंडली निकालो और आस पड़ोस में पूछताछ करो. हाँ सर, मनाली मेरे यहाँ ही पढ़ने आती थी, लेकिन आज तो वो आई नहीं. ये देखिए अटेंडेंस शीट, घर वालों के रिकॉर्ड के लिए हमें कैरी करना पड़ता है. कभी कभी सबूत का काम भी करता है. अच्छा प्लान है आपका. सर आप जैसा सोच रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है. मनाली शायद रोहन को पसंद करती थी. इनफैक्ट एक बार उनके घर वालों ने उन्हें पकड़ भी लिया था. उसका बाप सनकी है. क्या चल रहा है ये? क्या चल रहा है? क्या पढ़ाई हो रही है तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई तेरी? क्या हुआ? अरे कहाँ गई थी आप? ऐसे लफंगों को मेरी लड़की के साथ छोड़ के जाते हो? कल को कुछ हो गया तो? सुरेश अपनी हद में रहो. ये मेरा घर है, अब तुम्हारी बदतमीजी नहीं चलेगी, समझे? और अगर इतना ही है ना तो ले जाओ अपनी बेटी को अपने साथ. जाओ. चल उठा बैठ. मेरा और मनाली का अफेयर था. ये बात मैंने आई को भी बताई थी. हाँ सर, लड़की अच्छी थी, पर उसका बाप राक्षस था. धमकी दी थी हमें. दोबारा दिखाना इसके साथ तो दोनों का खून कर दूंगा मैं. रोहन, उस दिन के बाद तुम मनाली से कभी नहीं मिले? नहीं मिला मैम, मैंने कई दिनों से इसे देखा भी नहीं. तुम बीमार थे और मनाली मिलने भी नहीं आई? आई थी, मनाली रोहन को मिलने आई थी. रोहन सो रहा था तो 15 मिनट बैठी और फिर चली गई. सर मैंने रोहन और उसकी माँ से बात की है. सर मुझे लगता है कि दोनों कुछ छुपा रहे हैं. अब पता ये करना है कि ये रोहन वाकई बीमार है या फिर डर के कारण बीमार हो गया है. ये रोहन की माँ शालिनी और सुरेश दोनों का सीडीआर निकलवाओ. ठीक है सर. सर मनाली की पीएम रिपोर्ट आ गई है. मनाली की मौत शाम 5 से 7 बजे के बीच हुई थी. गला घोट के मारा है सर, और सर के ऊपर काफी गहरा घाव है, जैसे नीता की बॉडी पे भी था. एक और बात कॉमन है सर. सर मनाली भी 3 महीने प्रेग्नेंट थी. What? प्रेग्नेंट? ये आप क्या कह रहे हैं? हमें इस बारे में कुछ नहीं पता. आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है. इस रिपोर्ट में लिखा है ऐसा. लेकिन सर ये कैसे हो सकता है? इसी बात का गुस्सा आया और मार दिया उसे. ये क्या कह रहे हैं सर? मेरी बेटी थी सर, वो गलत रास्ते पे ना चली जाए इसलिए मैं डराता धमकाता था, लेकिन मैं अपनी बच्ची को नहीं मार सकता सर. इस रात मनाली गायब हुई, तुम कहाँ थे? मैं अपनी आइसक्रीम फैक्ट्री में था सर. मैं वहां मैनेजर हूँ, वहां काम करता हूँ सर. और प्रतीक, तू कहाँ था? सर मैं 1 से 6 बजे तक कोचिंग क्लास में था. तुझे पता था ना मनाली प्रेग्नेंट है? अगर चुप रहोगे तो मनाली को इंसाफ नहीं मिलेगा.
सर उसने ये सब बात मुझे बताई थी, वो रोहन से प्रेग्नेंट थी, लेकिन सर बात कुछ और है। क्या बात है? मैं मार्केट जा रही हूँ, जब तक मैं वापस आऊं इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन चाहिए। ओके? ओके मैम। अरे तूने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं पहले? मनाली ने मुझे कसम दी थी चुप बैठने की, और रोहन से मैंने बात भी की थी। रोहन ने कहा था कि मैं मनाली से शादी करूंगा, इसलिए मैं चुप बैठा। धीरज की वजह से नीता को एड्स हुआ, लेकिन नीता की प्रेगनेंसी की वजह न धीरज है न नकुल। तो नीता प्रेग्नेंट किसकी वजह से हुई? वरुण? नहीं सर, क्योंकि फीटस का डीएनए वरुण के डीएनए से मैच नहीं करता। सर हो सकता है कोई और हो, कोई वन साइडेड लवर। हाँ, मतलब ये भी हो सकता है कि किसी ने नीता के साथ रेप किया और उस रेप के चलते वो प्रेग्नेंट हो गई। तो अगर ऐसा हुआ है तो उस आदमी को भी एड्स होने के चांसेस हैं। शिरके, जहाँ भी HIV के टेस्ट होते हैं और ट्रीटमेंट होती है वहाँ पता करो। और हाँ, ये रोहन का डीएनए मनाली के फीटस के साथ मैच करके देखो। सर एक शॉकिंग न्यूज है। सर मैं विमेंस केयर क्लिनिक गई थी, जहां से पता चला सोनाली व्यास 2 महीने प्रेग्नेंट है। ये बच्चा नकुल का तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसका स्पर्म काउंट लो है। अगर ये बच्चा नकुल का नहीं है तो सोनाली ने किसके साथ? वो हॉस्पिटल में होने वाले फादर का नाम रजिस्टर्ड है? नो सर, और ये सोनाली हमें कुछ बताएगी नहीं। सर 2 मोबाइल चोर मिले हैं, उनके पास जो मोबाइल मिला है उसमें ये वीडियो मिला है। उठा के लाओ दोनों को। तो बता रहे सर, रेप हमने किया। प्रतीक हमारे कोचिंग का फ्रेंड है। प्रतीक के कहने पे ही हमें पता चला कि रोहन ने मनाली का रेप किया। सर वो बच्चा गिराना चाहती थी, तो हमने भी सोचा कि हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सर इसलिए मैंने सजेस्ट किया था कि कर्जल जाके अबॉर्शन करेगी सर, ताकि किसी को पता भी ना चले। क्या हो गया? गाड़ी क्यों रुकी? पौधों को पानी देने जा रहा हूँ। तू आ रहा है? चल रुक, मैं भी आता हूँ। भरोसा किया था उन दोनों ने तुम पे, और तुम दोनों ने क्या किया? और उनका मुंह बंद करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए अपनी घिनौनी हरकत का वीडियो बनाया तुमने, ताकि आगे जाके उसका फायदा उठा सको। मनाली को क्यों मारा? सर हमने मनाली को नहीं मारा सर। चार्जशीट बनवाए जी। अगर ये दीनू और वैभव ने मनाली का मर्डर नहीं किया तो फिर किसने किया? इन दोनों के अलावा हमारे पास कोई लीड भी नहीं है। शायद तुम सही हो, ये दोनों मर्डर्स एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि सुपारी देने वाले लोग अलग अलग हों, लेकिन सुपारी लेने वाला बंदा एक ही है, क्योंकि किलिंग पैटर्न तो सेम है। कुछ है क्या जो हमारी नजरों से छूट रहा है? शुरू से शुरू करते हैं। शिरके, दोनों विक्टिम्स के हाथ में निशान है। हाँ सर, निशान तो हैं, लेकिन किस चीज के हैं समझ नहीं आ रहा। किसी चीज को उनके हाथों पे रख के जोर से दबाया गया है। यू आर राइट सर, इन दोनों का कातिल एक ही है। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि ये निशान हमसे क्या कहना चाहते हैं। सर मेमोराइज लैंडमार्क हाउसिंग सोसाइटी के पास एक होम्योपैथी क्लिनिक है, डॉक्टर यतिन जंगियानी का। आसपास के कुछ लोग उनके पेशेंट भी हैं। सर वो डॉक्टर क्लेम करता है कि होम्योपैथी से कैंसर और एड्स क्योर किए जा सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? सर मुझे भी शक हुआ था, मैंने जाके रिकॉर्ड चेक किए, तब पता चला कि रोहन भी वहाँ ट्रीटमेंट ले रहा है एड्स का।
मैं झूठ बोलकर लोगों को मीठी हार्मलेस गोलियां देकर अपना काम चला लेता था, लेकिन मैं उनको साथ में एंटीबायोटिक लेने की सलाह भी देता हूँ। रोहन आपका पेशेंट था? हाँ सर, उसे एड्स था। वो पहले दूसरे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहा था, लेकिन जब उसे मेरे बारे में पता चला तो मेरे पास आया। मैंने भी उसे दवाइयाँ लिख दी और साथ में उस लड़की को, क्या नाम था उसका? मनाली। हाँ सर, मनाली। उसको भी रोहन की तरह के ही सिम्टम्स थे, लेकिन सर उसको एड्स नहीं था। हमने उससे झूठ बोला कि उसे भी एड्स है और उसे पैसे लेकर उसका भी इलाज शुरू कर दिया। चलो क्यों चला? क्या हुआ? कहाँ चल? सर मैंने क्या किया? मैंने क्या किया सर? अरे आप लोग? रोहन से बात करनी है। देख रोहन, हमें पता है कि तूने मनाली का रेप किया है। पहले तूने उसे शादी का प्रॉमिस किया और उसके बाद उसका मर्डर किया। हमें यह भी पता है कि तुझे एड्स है। अब ये बता कि उसका मर्डर क्यों किया? ये क्या कह रहे हैं आप? एड्स? मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। रोहन तू चुप रहे। चुप रहे। हाँ बस हो गया है, अब मैं झूठ नहीं बोल सकता। सर मैंने ही मारा है मनाली को। क्या करता सर, ये जो हालत हुई है उसी के कारण हुई है, इसलिए मैंने उसका गला दबा कर मार दिया। रोहन झूठ बोलने के लिए भी टैलेंट चाहिए, जो तेरे पास है नहीं। मनाली के सर के पीछे वार किया गया था। सर मैंने बोला ना, मैंने ही मारा है मनाली को। सच बोल रहा हूं मैं, प्लीज अरेस्ट कर लो। चल के देखो। ये देख, मनाली के दोनों हाथों पे निशान दिख रहा है। कैसे आए ये निशान? कैसे आए ये निशान? मुझे कुछ नहीं पता सर। मैं बताता हूं। वहां देख, ये निशान मनाली के हाथों पे तब आए जब तुम्हारी मम्मी ने गुस्से से उसके हाथों पे अपना पैर रखा। सर ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना मैंने ही मारा है उसे। मैंने बस कर रोहन, बस कर। ये लोग पूरे सबूत के साथ आए हैं। सर रोहन के पापा गल्फ कंट्री में काम करते हैं और रोहन अकेला मेरे जीने का सहारा है। वो बहुत परेशान था। क्यों? सर मैं मनाली को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने कभी मुझे प्यार नहीं किया। एक दिन जब सोनाली मैम मार्केट गई थी, मनाली किसी को कुछ नहीं कहेगी, लेकिन उसने सोनाली मैम को सब बता दिया। मैम रोहन ने मेरे साथ बहुत गलत किया मैम। मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। जब आप उस दिन नहीं थे, उस दिन रोहन ने मेरे साथ जबरदस्ती की मैम। तुमने ये बात किसी से कही है? नहीं मैम। तो बस अभी बात किसी से मत कहना, क्योंकि अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया ना, तो वो तुम दोनों को जान से मार देंगे। जब आप उस दिन नहीं थे, उस दिन रोहन ने मेरे साथ जबरदस्ती की मैम। हर चीज की कीमत होती है रोहन, चुकानी तो पड़ेगी। जो तुमने मनाली के साथ किया, अब वो मेरे साथ करो, वरना ये रिकॉर्डिंग मैं सुरेश को दे दूंगी, और वो क्या करेगा ये तो तुम जानते ही हो। सो कम ऑन, बी अ गुड बॉय। मैं फंस गया था सर। सोनाली के पेट में बच्चा तेरा है? हाँ सर, लेकिन ये बात सोनाली मैम ने नहीं बताई मुझे। फिर तो मैं जो बोल रहा हूं ना, उसे चुपचाप कर। क्या करना होगा भैया? जो तूने सोनाली के साथ किया है ना, वही तुझे इसके साथ बनना है। मैंने इसे शराब पिला दिया, इसे कुछ पता नहीं चलेगा। मैं सिर्फ एक ही बार गया था वहां पे, और उसके वजह से मुझे एड्स हो गया। तुझे पता कैसे चला कि तुझे एड्स हो गया? आई को पीसीओडी का प्रॉब्लम है, वो रेगुलर चेकअप के लिए जाती रहती है। उस दिन गायनेकोलॉजिस्ट के पास मैं भी आई के साथ गया था, और वहां पे मैंने नकुल को देखा। इससे क्या हुआ? कुछ नहीं, डर गया था
इसकी बीवी को एड्स था और इसको लगा इसे भी है। रिपोर्ट्स नेगेटिव है, बच गया। मैं बहुत डर गया था सर, क्योंकि नीता आंटी के साथ मैंने संबंध बनाए थे और उस वक्त मुझे बहुत खांसी थी जो खत्म ही नहीं हो रही थी। जब मैंने इंटरनेट पर चेक किया मुझे पता चला ये एड्स के सिम्टम्स हैं। मैं तुरंत डॉक्टर जांगियानी के पास गया और उन्होंने कंफर्म किया कि ये एड्स है। सर मेरे बेटे ने डर के मारे मुझे सब कुछ बता दिया। उस कमीनी की वजह से मेरे बेटे को एड्स हो गया। मुझे बहुत गुस्सा आया। नकुल ने अपने घर की डुप्लीकेट चाबी रोहन को दे रखी थी। उस रात मैंने वो चाबी ली और रॉड लेकर उसके घर चली गई। मनाली को क्यों मारा? सर वो डरा रही थी, धमका रही थी मुझे। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई रोहन, तुमने सब कुछ खराब कर दिया। तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी बस। ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर मैं पापा को बता देती हूँ। मनाली, मनाली रुक जा। मैंने रोहन से कहा कि शादी के लिए हाँ कर दे, उसे जंगल में बुलाए। आप, मेरा बेटा इस दर्द से गुजर रहा है, मैं उन दोनों को कैसे छोड़ती? छोटी से छोटी बीमारी में भी हम लोग दूसरे डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लेते हैं। अगर आपने वो किया होता तो ये सब नहीं होता। मतलब रोहन को एड्स है ही नहीं, वायरल फीवर है। सर औरतों के साथ हो रहे शोषण और अत्याचार के केसेस कम नहीं हो रहे, बल्कि दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। राणे, समाज कोई थर्ड पार्टी नहीं है। समाज हम ही लोग मिलके बनाते हैं ना। अब इसी केस को देख लो, अगर सुरेश अपनी बेटी मनाली के साथ इतनी सख्ती नहीं करता और थोड़ा सा प्यार दोस्ती वाला बर्ताव करता तो मनाली के साथ जो हादसा हुआ वो घर पर आकर सुरेश से कहने की हिम्मत जुटा पाती। और अगर नीता की बात करें तो संतान ना होने की वजह से उसके आसपास के लोगों ने उसको इतने ताने मारे कि उसके जीवन में जो खुशियां थी वो खुशियां ही छिन गई। अगर बढ़ते हुए क्राइम रेट को रोकना है तो इस समाज को बदलने के लिए शुरुआत कहीं ना कहीं हमें अपने आप से करनी है। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।